बॉलीवुड में हर साल नए एक्टर्स आते हैं। कुछ हिट होते हैं, कुछ फ्लॉप, लेकिन बहुत कम एक्टर्स होते हैं जिनके बारे में पूरी फिल्म इंडस्ट्री एक साथ अग्री करती है कि ये बंदा अगला फ्यूचर सुपरस्टार है। और 2002 में विवेक ओबरॉय एग्जैक्टली वही एक्टर थे। क्रिटिक्स उसे ब्रिलियंट कहते थे, डायरेक्टर्स उसी के साथ काम करना चाहते थे, प्रोड्यूसर्स लाइन में खड़े थे और ऑडियंस को लग रहा था कि बॉलीवुड को अपना नेक्स्ट बिग स्टार मिल गया है। लेकिन सिर्फ कुछ सालों के बाद वही विवेक ओबरॉय हेडलाइंस में फिल्म की वजह से नहीं, कंट्रोवर्सीज की वजह से थे। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक रिलेशनशिप, कुछ गलत डिसीजंस और फिर शुरू हुआ बॉलीवुड का सबसे शॉकिंग डाउनफॉल में से एक। लेकिन क्या सच में विवेक ओबरॉय का करियर किसी और ने बर्बाद किया या फिर उन्होंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी? आज हम जानेंगे विवेक ओबरॉय की पूरी कहानी और ट्रस्ट में ये स्टोरी बॉलीवुड की किसी मूवी से कम ड्रामेटिक नहीं है। विवेक ओबरॉय का जन्म एक्टर सुरेश ओबरॉय के घर में हुआ। अब नॉर्मली जब हम स्टार किड्स की बात करते हैं तो लोग अज्यूम करते हैं कि उनके लिए सब कुछ इजी होता होगा। फोन उठाया, प्रोड्यूसर को कॉल किया और फिल्म मिल गई। लेकिन विवेक का केस थोड़ा डिफरेंट था। उन्होंने एक्टिंग को सीरियसली लिया, वर्कशॉप्स अटेंड की, थिएटर किया और रिपोर्टेडली न्यूयॉर्क में एक्टिंग ट्रेनिंग भी ली है। उस वक्त बॉलीवुड एक इंटरेस्टिंग फेज में था। 90s के सुपरस्टार डोमिनेट कर रहे थे। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार और 2000 के स्टार्टिंग में ऋतिक रोशन ने भी एंट्री मार ली थी। इंडस्ट्री डेस्परेटली एक और नया नेक्स्ट जेन स्टार ढूंढ रहा था ताकि ऋतिक के साथ कंपेयर कर सके। अब फिर एंट्री हुई राम गोपाल वर्मा की फिल्म कंपनी। 2002 में रिलीज हुई कंपनी सिर्फ एक गैंगस्टर फिल्म नहीं थी, ये विवेक ओबरॉय के करियर लॉन्च पैड थी। फिल्म में उन्होंने चंदू का रोल प्ले किया था, एक एम्बिशियस गैंगस्टर। और ऑनेस्टली डेब्यू एक्टर लग ही नहीं रहा था भाई। कॉन्फिडेंस, स्क्रीन प्रेजेंस, डायलॉग डिलीवरी सब कुछ नेचुरल लग रहा था। फिल्म रिलीज हुई और क्रिटिक्स ने विवेक को हाथों हाथ ले लिया। ऑडियंस भी इम्प्रेस हुई और सडनली बॉलीवुड में एक नया नाम डिस्कस होने लगा, विवेक ओबरॉय। कंपनी के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट डेब्यू और बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दोनों अवार्ड मिले और यहाँ से हाइप मशीन ऑफिशियली स्टार्ट हो गई। लेकिन कंपनी के बाद जो हुआ उसने सबको और कन्विंस कर दिया कि ये एक्टर लंबी रेस का घोड़ा है। 2002 में ही रिलीज हुई साथियां। आज भी लोग साथिया को विवेक ओबरॉय की बेस्ट फिल्म्स में काउंट करते हैं। फिल्म रोमांटिक थी, इमोशनल थी और विवेक ने प्रूफ कर दिया कि वो सिर्फ गैंगस्टर रोल्स तक ही लिमिटेड नहीं है। एक एक्टर के लिए वर्सेटाइल होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और विवेक उस वक्त एग्जैक्टली वही दिखा रहे थे। कंपनी में गैंगस्टर, साथिया में रोमांटिक लीड, दोनों रोल सक्सेसफुल, दोनों परफॉर्मेंस प्रेज्ड। ये डेंजरस कॉम्बिनेशन होता है क्योंकि जब एक्टर टैलेंट भी दिखाए और बॉक्स ऑफिस भी डिलीवर करे तब एक्सपेक्टेशन स्काई हाई हो जाती। मीडिया ने उन्हें फ्यूचर सुपरस्टार डिक्लेयर करना शुरू कर दिया था सिर्फ 2 परफॉर्मेंस के बाद। मैगजीन्स उनके कवर पब्लिश कर रही थी, इंटरव्यूज 24/7 चल रहे थे और बॉलीवुड को लग रहा था कि एक नया किंग आ गया है। उसके बाद आई फिल्म्स जैसे मस्ती, युवा और विवेक का मोमेंटम कंटिन्यू रहा। स्पेशली युवा में उनकी परफॉर्मेंस काफी अप्रिशिएट हुई। अब पिक्चर ये थी, यंग, टैलेंटेड, सक्सेसफुल, इंडस्ट्री कनेक्टेड, गुड लुकिंग, एवरीथिंग वाज गोइंग राइट। और इसी पॉइंट पे विवेक ओबरॉय ने बॉलीवुड की सबसे पावरफुल गॉसिप स्टोरी में एंट्री ली। एक ऐसी स्टोरी जो उनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज कर देगी, क्योंकि अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उस रिलेशनशिप की जिसके बारे में आज भी लोग डिबेट करते हैं, सलमान खान, ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय। अगर आप अर्ली 2000s में बॉलीवुड को फॉलो करते थे तो सलमान खान और ऐश्वर्या राय का रिलेशनशिप किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं था। ये बॉलीवुड का सबसे फेमस कपल था। फैंस ऑब्सेस थे, मीडिया ऑब्सेस थी और हर दूसरे मैगजीन कवर पर इनकी ही कहानी होती थी। लेकिन हर बॉलीवुड लव स्टोरी हैप्पी एंडिंग तक नहीं पहुंचती और सलमान और ऐश्वर्या की स्टोरी भी उन्हीं में एक थी। रिलेशनशिप खत्म हुआ और ब्रेकअप काफी पब्लिक और कंट्रोवर्शियल बन गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों के बीच काफी प्रॉब्लम्स चल रही थी, आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, पब्लिक कंट्रोवर्सीज और धीरे धीरे दोनों अलग हो रहे थे। और इसी पीरियड में विवेक ओबरॉय पिक्चर में एंटर करते हैं और उस वक्त विवेक का करियर रॉकेट की तरह ऊपर जा रहा था। कंपनी हिट थी, साथिया हिट थी, युवा, मस्ती जैसे प्रोजेक्ट्स लाइन में थे। इंडस्ट्री के लिए विवेक नेक्स्ट सुपरस्टार मटेरियल लग रहे थे। और फिर मीडिया रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई
कि विवेक और ऐश्वर्या एक दूसरे के काफी क्लोज हो गए हैं। यहाँ तक सब नॉर्मल था, लेकिन फिर आई वो रात जिसने विवेक ओबरॉय की पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल दिया। मार्च 2003 विवेक ओबरॉय ने क्लेम किया कि उन्हें सलमान खान की तरफ से मल्टीपल कॉल्स आए। उनके अकॉर्डिंग कॉल्स थ्रेटनिंग नेचर के थे। विवेक का कहना था कि उन्हें धमकाया गया है। अब नॉर्मली बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ऐसे मैटर को प्राइवेट में रखते हैं या लॉयर्स के थ्रू हैंडल करते हैं या फिर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन विवेक ने कुछ ऐसा किया जो बॉलीवुड में लगभग किसी ने नहीं किया था। उन्होंने सीधा मीडिया को बुला लिया और फिर 1 अप्रैल 2003 विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी। मीडिया को लगा कोई फिल्म अनाउंसमेंट होगी, लेकिन जो हुआ उसने सबको शॉक कर दिया। कैमरा के सामने बैठकर विवेक ने सलमान खान पर सीरियस एलिगेशंस लगाए। उन्होंने क्लेम किया कि सलमान ने उन्हें बार बार कॉल करके थ्रेटन किया है। विवेक ने मीडिया के सामने पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया और देखते ही देखते ये बॉलीवुड का बिगेस्ट हेडलाइन बन गया। मुझसे बात करने लगे। शुरुआत में ही जब उन्होंने बात की तो मुझे लगा कि उन्होंने खूब शराब पी रखी थी, शराब के नशे में धुत थे। सो ही स्टार्टेड आस्किंग मी हु एम आई सीइंग, कि मेरा चक्कर या मेरा अफेयर किसके साथ चल रहा है। मैंने कहा दैट्स नॉन ऑफ योर बिजनेस। और फिर एक के बाद एक उन्होंने नाम के बाद नाम लिए। उन्होंने ऐश्वर्या का नाम लिया, उन्होंने दिया मिर्जा का नाम लिया, रानी मुखर्जी का नाम लिया, सोमी अली तक का नाम लिया। मतलब आई एम शॉक्ड, आई एम सरप्राइज्ड। आई मीन मेरा नाम अगर जुड़ा गया है किसी के साथ जिसके साथ मैंने को स्टार्स के साथ काम किया, उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया। लेकिन सोमी अली, मेरा लेना देना ना वास्ता के 4 बार मुलाकात हुई होगी, वो भी 7-8 साल पहले। और उन्होंने कहा कि मेरे इन सब के साथ फिजिकल रिलेशंस हैं और मैं इन सब के साथ अफेयर मेरा हो चुका है, चक्कर चल चुका है और मैं सबको एक के बाद एक घुमा रहा हूँ और मैं ऐसा इंसान हूँ वैसा इंसान हूँ। थोड़ी देर तक मैं चुप रहा। फिर जब उन्होंने बहुत इतनी मतलब गटर से गंदी जबान इस्तेमाल की और उन्होंने इन सभी औरतों के बारे में, इंक्लूडिंग जो मेरी मंगेतर थी गुरप्रीत, उनके बारे में बहुत गंदी, बहुत ही डेरोगेटरी, बहुत ही डिमीनिंग, बहुत चीप बातें की। फोन मैंने बंद करने की कोशिश की, बार बार उनका फोन आया 41 बार, 41 टाइम्स ही हैज कॉल्ड मी इन वन नाइट एंड आई एम नॉट इवन अ ब्यूटीफुल वुमन। इंडस्ट्री एकदम शॉक में आ चुकी थी क्योंकि बॉलीवुड में राइवलरीज नई बात नहीं थी, लेकिन किसी एक्टर का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूसरे सुपरस्टार के खिलाफ ओपनली जाना ये कॉमन नहीं था। उस वक्त कई लोगों ने विवेक को ब्रेव कहा। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें जेन्युइनली थ्रेट फील हुआ है तो बोलना जरूरी था, लेकिन कई लोगों ने यह भी कहा कि विवेक इमोशनल डिसीजन ले रहे हैं और वो इंडस्ट्री की पॉलिटिक्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जो भी हो, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बॉलीवुड हिस्ट्री का पार्ट बन चुका था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सबकी नजरें ऐश्वर्या राय पर थी। लोग सोच रहे थे कि शायद वो विवेक को सपोर्ट करेंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कम से कम पब्लिक लेवल पर तो बिल्कुल भी नहीं। और ये विवेक के लिए बहुत बड़ा ब्लो था क्योंकि सडनली वो कंट्रोवर्सी के सेंटर में अकेले खड़े थे। इंडस्ट्री भी अनकंफर्टेबल थी। प्रोड्यूसर्स कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे, ब्रांड्स कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे, स्टूडियोज भी कंट्रोवर्सीज नहीं चाहते। और जब एक राइजिंग एक्टर इतने बड़े स्कैंडल के सेंटर में आ जाए तो लोग नेचुरली डिस्टेंस बनाना शुरू कर देते हैं। अब यहाँ से ओपिनियंस डिवाइड हो जाती है। एक ग्रुप मानता था कि विवेक ने बहुत बहादुरी दिखाई है, अगर उन्हें जेन्युइनली थ्रेट फील हुआ था तो भाई उनका बोलना एकदम सही था। अब नेचुरली सबको सलमान खान के जवाब का इंतजार था। हर रिपोर्टर उनके पीछे पड़ा था। हर इंटरव्यू में वही सवाल पूछा जा रहा था कि आपने विवेक ओबरॉय को थ्रेटन किया है। सलमान ने विवेक की तरह कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन बाद में इंटरव्यूज में उन्होंने एलिगेशंस को लार्जली डिसमिस किया। सलमान का स्टैंड ये था कि पूरी सिचुएशन को अननेसेसरीली पब्लिक बना दिया गया है। उन्होंने इनडायरेक्टली ये भी कहा अगर उन्हें किसी से प्रॉब्लम होती तो वो इस तरह बिहेव नहीं करते। सलमान के सपोर्टर्स ने विवेक को पब्लिसिटी सीकर तक कह दिया। कई लोगों का मानना था कि विवेक ने मीडिया अटेंशन के लिए इशू बनाया है। दूसरी तरफ विवेक अपनी बात पर कायम रहे। उनका कहना था कि जो उन्होंने कहा वो सच कहा था और इसी वजह से कंट्रोवर्सी और कंफ्यूजिंग होती गई क्योंकि पब्लिक के सामने 2 अलग नैरेटिव्स थे, एक विवेक का, एक सलमान का, और दोनों अपनी बात पर खड़े थे। सच क्या था आज भी इसका डेफिनेटिव आंसर सिर्फ इन्वॉल्व लोगों को ही पता है। 2003 प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ओबरॉय का करियर टेक्निकली अभी भी जिंदा था। एक्चुअली सिर्फ जिंदा ही नहीं, काफी लोगों को लग रहा था कि कंट्रोवर्सी कुछ महीनों में ठंडी पड़ जाएगी और विवेक वापस अपनी फिल्म से हेडलाइंस में आएंगे। और ऑनेस्टली अगर हम उस वक्त के सिनेरियो को देखें तो ये प्रेडिक्शन अनरीजनेबल नहीं थे
क्योंकि बॉलीवुड में कंट्रोवर्सीज आती रहती है, स्टार्स लड़ते रहते हैं और फिर ऑडियंस सब भूल जाती है। लेकिन विवेक के साथ प्रॉब्लम ये थी कि कंट्रोवर्सी के बाद उनकी फिल्म चॉइसेस उनका साथ नहीं दे रही थी। और यही वो पॉइंट है जहां विवेक की स्टोरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि अगर सब कुछ सलमान कंट्रोवर्सी पर ब्लेम कर दिया जाए तो पिक्चर का आधा हिस्सा मिसिंग रह जाता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विवेक ने कई फिल्म साइन की, एक्सपेक्टेशंस हाई थी, लेकिन रिजल्ट्स उतने इंप्रेसिव नहीं रहे। क्यों हो गया ना, एवरेज रिस्पॉन्स, किसना, मैसिव एक्सपेक्टेशन, ह्यूज बजट, बिग डायरेक्टर, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल। होम डिलीवरी, प्यारे मोहन, नक्शा, एक के बाद एक फिल्म्स एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट क्रिएट ही नहीं कर पा रही थी। अब प्रॉब्लम ये थी कि बॉलीवुड में मेमोरी बहुत शॉर्ट होती है। आज हिट हो सब तुम्हारे दोस्त हैं, कल फ्लॉप हो सब बिजी हो जाते हैं। और विवेक एग्जैक्टली इसी फेज से गुजर रहे थे। जो एक्टर कुछ साल पहले फ्यूचर सुपरस्टार था, अब उसकी फिल्म्स ऑडियंस को थिएटर तक नहीं ला पा रही थी। अब यहाँ एक सवाल उठ के आता है, और शायद ये विवेक ओबरॉय की स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या सलमान खान ने विवेक का करियर डिस्ट्रॉय कर दिया? इंटरनेट पे आज भी इस टॉपिक पर एंडलेस डिबेट्स होती है। एक साइड कहती है बिल्कुल, उनके अकॉर्डिंग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रोड्यूसर विवेक से दूर रहने लग गए, इंडस्ट्री पॉलिटिक्स एक्टिवेट हो गई और विवेक ग्रेजुअली आइसोलेटेड हो गए। लेकिन दूसरी साइड एक आर्ग्यूमेंट और देती है, वो कहते हैं अगर सिर्फ इंडस्ट्री पॉलिटिक्स से करियर खत्म होता तो बॉलीवुड में बहुत से स्टार सर्वाइव नहीं कर पाते। ऑडियंस अल्टीमेटली फिल्म्स देखने जाती है। अगर फिल्म्स हिट हो रही होती है तो विवेक को इग्नोर नहीं कर रहा था वो। और ऑनेस्टली इस आर्ग्यूमेंट में भी काफी लॉजिक है, क्योंकि ऑडियंस बॉक्स ऑफिस पर सिंपैथी टिकट्स नहीं खरीदती, ऑडियंस एंटरटेनमेंट के लिए पैसे देती है, और विवेक की फिल्म सिंपली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी। शायद सच इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में कहीं लाया करता है। कंट्रोवर्सी ने डैमेज क्रिएट किया, लेकिन पुअर स्क्रिप्ट चॉइसेस ने भी हेल्प नहीं की। बट फिर विवेक को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली, विशाल भारद्वाज की ओमकारा। आज ओमकारा को मॉडर्न बॉलीवुड क्लासिक्स में काउंट किया जाता है। फिल्म में अजय देवगन थे, सैफ अली खान थे, करीना कपूर थी और विवेक ओबरॉय भी था। यहाँ विवेक ने फिर से याद दिला दिया कि टैलेंट कभी गया ही नहीं था। परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने अप्रिशिएट किया, ऑडियंस ने भी नोटिस किया और लगने लगा शायद कमबैक फाइनली आ गया है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ओमकारा ने विवेक को रिस्पेक्ट वापस दी, सुपर स्टारडम नहीं। और दोनों में बहुत फर्क होता है। अब फिर आई शूट आउट एट लोखंडवाला। शूट आउट एट लोखंडवाला ये विवेक के करियर की वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फिल्म्स में से एक है। माया दोलास के रोल में विवेक पावरफुल लगे। फिल्म काफी सक्सेसफुल रही, परफॉर्मेंस भी बहुत प्रेज हुई और एक बार फिर मीडिया ने वही सवाल पूछा, क्या विवेक इज फाइनली बैक? लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर कमबैक के बाद एक और सेटबैक आ जाता है। कंसिस्टेंसी बहुत मिसिंग थी और बॉलीवुड में कंसिस्टेंसी ही करेंसी होती है। देखा जाए तो विवेक का सबसे बड़ा इशू कंट्रोवर्सी नहीं है, कंसिस्टेंसी ही उनकी इशू है। एक अच्छी फिल्म, 2 वीक फिल्म्स, फिर एक कमबैक, फिर एक फ्लॉप। ऑडियंस कनेक्ट कर ही नहीं पा रही थी और जब ऑडियंस कनेक्ट नहीं करती है तो स्टारडम धीरे धीरे फेड होने लग जाता है। और इसी दौरान एक और एक्टर जनरेशन इंडस्ट्री में आ गई। रणबीर कपूर, शाहिद कपूर, इमरान हाशमी, बाद में रणवीर सिंह, फिर आयुष्मान खुराना। कंपटीशन बढ़ता गया दिन पर दिन और विवेक का पोजीशन वीक होता गया। और इसी वजह से आज भी बॉलीवुड फैंस एक सवाल पूछते हैं कि व्हाट इफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नेवर हैपेंड? क्या विवेक सुपरस्टार बन पाते? क्या वो ऋतिक के लेवल तक पहुंचते? क्या वो इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में काउंट होते? या फिर उनकी स्क्रिप्ट चॉइसेस इवेंचुअली उन्हें फिर से नीचे ही ले आती? इसका आंसर किसी के पास नहीं। लेकिन एक बात जरूर है, विवेक ओबरॉय बॉलीवुड हिस्ट्री के सबसे इंटरेस्टिंग व्हाट इफ केसेस में से एक है, क्योंकि उनके पास टैलेंट था, लुक्स थे, लॉन्च था, अपॉर्चुनिटीज थी, लेकिन फाइनल रिजल्ट वैसा नहीं निकला जैसे सबने प्रेडिक्ट किया था। और जब लग रहा था कि विवेक की कंट्रोवर्सीज फाइनली खत्म हुई है, तो सालों बाद उन्होंने खुद एक मेजर कंट्रोवर्सी के सेंटर में अपना पैर दे दिया। एक मीम, एक ट्वीट और एक बैकलैश, जिसने फिर से उनका नाम हेडलाइंस में ला दिया। पूरा देश लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट्स डिस्कस कर रहा था, पॉलिटिकल डिबेट्स चल रही थी, सोशल मीडिया गर्म था और इसी बीच विवेक ओबरॉय ने एक मीम शेयर कर दिया। पहली नजर में मीम एक जोक लग रहा था, लेकिन इंटरनेट ने उसे बिल्कुल अलग तरीके से देखा। मीम में ऐश्वर्या राय की पर्सनल लाइफ और रिलेशन को इनडायरेक्टली रेफरेंस किया गया है और बैकलैश तुरंत आना स्टार्ट हो गया। लोगों ने कहा ये अननेसेसरी है, ये पर्सनल अटैक है। इतने सालों के बाद फिर से वही चैप्टर क्यों खोला जा रहा है भाई? न्यूज चैनल ने भी स्टोरी उठा ली, सोशल मीडिया पे क्रिटिसिज्म बढ़ता गया
और कंट्रोवर्सी इतनी बड़ी हो गई कि विवेक को इवेंचुअली मीम डिलीट करना पड़ा। बाद में उन्होंने अपॉलॉजी भी इशू की। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात थी, जिस कंट्रोवर्सी ने कभी उनके करियर को डैमेज किया था, उसी कंट्रोवर्सी के कैरेक्टर्स फिर एक बार हेडलाइंस में आ गए थे और फिर से विवेक नेगेटिव पब्लिसिटी के सेंटर में खड़े थे। समय के साथ साथ विवेक का पर्सपेक्टिव भी बदला। 2003 वाला अग्रेसिव और इमोशनल विवेक अब नजर नहीं आता था। इंटरव्यूज में वो काफी मैच्योर और रिफ्लेक्टिव लगते थे। कई इंटरव्यूज में उन्होंने इनडायरेक्टली और डायरेक्टली ये एक्सेप्ट किया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी लाइफ का सबसे कंट्रोवर्शियल डिसीजन था। उन्होंने कहा कि वो यंग थे, इमोशनल थे और शायद चीजें और मैच्योर तरीके से हैंडल कर सकते थे। बाद में विवेक ने सलमान खान से माफी भी मांगी। उन्होंने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर कहा कि अगर किसी को उनकी वजह से तकलीफ हुई है तो वो सॉरी है। लेकिन इंटरेस्टिंगली बॉलीवुड स्टाइल हैप्पी एंडिंग कभी देखने को नहीं मिलता। ना कोई पब्लिक पैचअप, ना कोई इमोशनल रीयूनियन, ना कोई ग्रैंड रिकॉन्सिलेशन। और इसी वजह से बॉलीवुड की ये कंट्रोवर्सी आज भी ऑफिशियली अनरिजॉल्व्ड मानी जाती है। अब यहाँ विवेक ओबरॉय की स्टोरी एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लेती है, क्योंकि अगर आप सिर्फ बॉलीवुड फॉलो करते हैं तो आपको लगेगा कि विवेक ओबरॉय की लाइफ स्टोरी 2000 के बाद सिर्फ डाउनफॉल ही है। लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। जब एक्टिंग करियर स्ट्रगल कर रहा था तब विवेक क्वाइटली एक दूसरी दुनिया में अपनी पोजीशन बना रहे थे, बिजनेस की दुनिया में। और शायद यही उनका स्मार्टेस्ट मूव था। देखिए, बॉलीवुड में सबसे ज्यादा एक्टर्स अपनी पूरी आइडेंटिटी फिल्म्स के अराउंड बिल्ड करते हैं। फिल्म चाहे तो सुपरस्टार, फिल्म फ्लॉप हो तो स्ट्रगल। लेकिन विवेक ने धीरे धीरे अपना फोकस डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया था। रियल एस्टेट, टेक्नोलॉजी वेंचर्स, एजुकेशनल सेंटर्स, हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट्स, लग्जरी प्रोजेक्ट, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योरशिप। जब तक मीडिया उनकी फिल्म डिस्कस कर रही थी, विवेक बोर्ड रूम्स में डील डिस्कस कर रहे थे। ये वो साइड है जो बॉलीवुड गॉसिप पेजेस में रेयरली कवर होता है, लेकिन फाइनेंशियली शायद यही उनका सबसे सक्सेसफुल इनिंग था। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक विवेक ने मल्टीपल वेंचर्स और स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया, इवेंट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, बिजनेस कॉन्फ्रेंस में स्पीकर बने और धीरे धीरे एक्टर विवेक से ज्यादा एंटरप्रेन्योर विवेक डेवलप होने लगा। और यहाँ एक आयरनी है, जिस एक्टर को इंटरनेट पे लोग फिनिश्ड बोल रहे थे, वही एक्टर क्वाइटली अपना फाइनेंशियल सक्सेस बिल्ड कर रहा था। बहुत एक्टर्स करियर डिक्लाइन के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, लेकिन विवेक ने अपनी आइडेंटिटी री इन्वेंट कर ली। उन्होंने प्रूफ कर दिया कि लाइफ सिर्फ बॉक्स ऑफिस नंबर से डिफाइन नहीं होती। अगर एक्टिंग में मोमेंटम लूज हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि गेम खत्म हो गया है। कभी कभी बस गेम चेंज करना पड़ता है। और विवेक ने एग्जैक्टली वही किया। ऑल्दो 2019 में विवेक का एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट आया, पीएम नरेंद्र मोदी बायोपिक। फिल्म अनाउंसमेंट ही कंट्रोवर्सी से शुरू हो गई। सपोर्टर्स एक्साइटेड थे, क्रिटिक्स स्केप्टिकल थे। इलेक्शन सीजन के बीच में फिल्म रिलीज को लेकर पॉलिटिकल डिबेट्स भी हुई, काफी डिसीजंस हुआ, काफी हेडलाइंस बनी। लेकिन रिलीज के बाद फिल्म एक्सपेक्टेड कमर्शियल इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाई। एक बार फिर विवेक को हेडलाइंस तो मिली, लेकिन वो कमबैक नहीं मिला जिसका उन्हें इंतजार था। ये पैटर्न उनके करियर में बार बार रिपीट हुआ है। अटेंशन बहुत मिली, लेकिन स्टारडम कभी वापस नहीं मिला। अब आते हैं उस सवाल पे जिसका सबको इंतजार रहता है कि क्या विवेक ओबरॉय को बॉलीवुड ने ब्लैकलिस्ट किया था? और टू बी ऑनेस्ट, इसका पक्का आंसर कभी भी नहीं मिल सकता है। इंडस्ट्री के अंदर क्या हुआ, कौन से प्रोजेक्ट मिले, कौन से प्रोजेक्ट कैंसिल हुए, कौन सी अपॉर्चुनिटीज खो गई, ये सब पब्लिकली डॉक्यूमेंटेड कभी नहीं होगा। लेकिन जो हम देख सकते हैं वो ये है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उनकी इमेज को डैमेज किया। उसके बाद कई फिल्म फ्लॉप हुई, इंडस्ट्री परसेप्शन बदला, कंपटीशन इंक्रीज हुआ और विवेक कांस्टेंट हिट्स नहीं दे पाए। क्या इंडस्ट्री पॉलिटिक्स का रोल था? हाँ, हो सकता है। क्या सिर्फ इंडस्ट्री पॉलिटिक्स रिस्पॉन्सिबल थी? शायद नहीं। और शायद इसी वजह से विवेक ओबरॉय की स्टोरी इतनी फैसिनेटिंग है, क्योंकि ये सिंपल हीरो विलन वाली कहानी है ही नहीं। यहाँ सब कुछ ग्रे एरिया में है। कंक्लूजन देखा जाए तो विवेक ओबरॉय की कहानी बॉलीवुड की सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरीज में से एक है। एक एक्टर जिसने ड्रीम डेब्यू किया, जिसे फ्यूचर सुपरस्टार कहा गया, जिसने टैलेंट प्रूफ किया, जिसने अपॉर्चुनिटीज पाई, लेकिन फिर कंट्रोवर्सीज, टाइमिंग और डिसीजन ने उसकी जर्नी को कंप्लीटली अलग डायरेक्शन में भेज दिया। लेकिन यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, शायद विवेक ओबरॉय की स्टोरी सिर्फ राइज एंड फॉल कहना सही नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मली राइज एंड फॉल स्टोरीज में हीरो गिरता है और कहानी खत्म हो जाती है। विवेक के केस में कहानी वहां खत्म नहीं हुई। एक्टर विवेक शायद अपने प्रिडिक्टेड हाइट्स तक नहीं पहुंचा, लेकिन बिजनेसमैन विवेक, वो तो भाई अपनी एक नई इनिंग शुरू कर चुके थे और काफी सक्सेसफुल भी है। और इसलिए शायद उनकी स्टोरी का परफेक्ट टाइटल है राइज, फॉल एंड री इन्वेंशन। एक यंग एक्टर जिसे बॉलीवुड का फ्यूचर स्टार कहा गया, एक कंट्रोवर्सी जिसने उसकी इमेज हमेशा के लिए बदल दी, कुछ गलत डिसीजंस, कुछ मिस्ड अपॉर्चुनिटीज, लेकिन फिर एक ऐसी कमबैक स्टोरी
जो बॉक्स ऑफिस पर नहीं थी, बिजनेस के वर्ल्ड में थी। और इसीलिए आज भी विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के सबसे बड़े व्हाट इफ बन चुके हैं। व्हाट इफ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती, व्हाट इफ बेटर स्क्रिप्ट चूज की होती, व्हाट इफ कंट्रोवर्सीज के बजाय सिर्फ एक्टिंग पर फोकस किया होता। क्या आज विवेक ओबरॉय बॉलीवुड के बिगेस्ट सुपरस्टार्स में काउंट होते, या फिर हिस्ट्री वैसे ही अनफोल्ड हो जाती? शायद इसका आंसर कभी नहीं मिलेगा, लेकिन विवेक ओबरॉय की स्टोरी फेलियर की नहीं है, पॉसिबिलिटीज की है। और इसी वजह से आज भी लोग उनके बारे में बात करते हैं। आपके हिसाब से विवेक ओबरॉय विक्टिम थे या अपने डाउनफॉल के आर्किटेक्ट? कमेंट में जरूर बताना। और ऐसी बॉलीवुड स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब टू पैराडॉक्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस।